नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी रिवीजन। इस रिवीजन सीरीज में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो हैं उनका रिवीजन करें। इसमें कुल 5 से 6 क्लासें होने वाली हैं और जो हमारी आज की क्लास है उसमें हम अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 51A तक का रिवीजन करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप ये क्लास देखें तो इसे पूरा देखें। पूरा देखने के दो फायदे हैं। एक तो सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आता है, तथा दूसरा चीजें अच्छे से क्लियर होती हुई चली जाती हैं। आइए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। भारतीय संविधान का जो भाग 1 है उसका नाम क्या है? भारतीय संविधान के भाग 1 का नाम है संघ व इसका क्षेत्र। ये इसका नाम है। तथा इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो अनुच्छेद 1 से जो 4 तक के अनुच्छेद हैं वो भाग 1 के अंदर आते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 जो है ना, उसमें यह बताया गया है कि भारत का नाम क्या होगा, दूसरा भारत क्या होगा, और तीसरा भारत का जो राज्य क्षेत्र है वो कहां तक विस्तृत होगा या कौन से राज्य क्षेत्र कहलाएगा उसे परिभाषित किया गया है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले भारत के लिए भारत जो कि इंडिया है। भारत और इंडिया दो नामों का इसमें प्रयोग हुआ है भारतीय संविधान में। भारत के लिए भारत जो कि इंडिया है, ठीक है। राज्यों का संघ होगा, क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ द स्टेट्स होगा भारत, ठीक है। यहां यूनियन शब्द का प्रयोग है, फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि फेडरल शब्द में जो प्रयोग होता है वो वहां होता है जहां राज्यों को अलग होने की परमिशन होती है। अमेरिका का जो संविधान है उसमें फेडरल शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि अमेरिका के जो राज्य हैं वो कभी भी संघ से अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है ताकि राज्य भारत से अलग ना हो सके, ठीक है। इसके साथ साथ ही अनुच्छेद 1 में भारत के राज्य क्षेत्र को भी अच्छे से परिभाषित किया गया है और बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल होंगे। इसमें राज्य जैसा कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल आदि ऐसे राज्य इसमें शामिल होंगे। संघ शासित प्रदेश, जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, वो इसमें शामिल होंगे, जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप ऐसे क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा अर्जित किए हुए प्रदेश शामिल होंगे। ये अनुच्छेद 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आप ध्यान से समझिए। भारत के नाम क्या क्या बताएं? भारत जो कि इंडिया है। भारत और इंडिया दो नामों का प्रयोग हुआ है। क्या है भारत? यूनियन ऑफ द स्टेट्स है, राज्यों का संघ है। भारत का राज्य क्षेत्र क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य शामिल है, केंद्र शासित प्रदेश शामिल है और अर्जित किए हुए प्रदेश शामिल है। ये अनुच्छेद 1 में तीनों चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। अनुच्छेद 1 हमारा क्लियर होता है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 है भारत के राज्य क्षेत्र में कोई नया प्रदेश शामिल करना हो तो उसकी प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 2 में है। संसद कानून बनाकर ऐसा कर सकती है। अब अनुच्छेद 2 क्या कहना चाहता है कि कोई ऐसा क्षेत्र, मान लीजिए जब भारत का संविधान लागू हुआ, ठीक है, तो गोवा पुर्तगालियों के अंदर था। 1961 में गोवा को हमने शामिल किया था भारत में, तो उसके लिए संविधान संशोधन या कुछ और प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं है। वो जो गोवा को भारत में शामिल किया जाएगा या कोई अन्य क्षेत्र ले लें कि अभी कोई अन्य क्षेत्र हमें शामिल करना हो, तो उसको जो शामिल करने की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 2 में बताई गई है, ठीक है। और कौन कर सकता है ऐसा? संसद कानून बनाएगी और उस कानून बनाकर उसको भारत के क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में शामिल कर लेगी। यह अनुच्छेद 2 में बताया। कोई नया प्रदेश, ठीक है, नए प्रदेश के लिए जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 2 में किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 3 पर। अनुच्छेद 3, इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर, राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल थे? राज्य, संघ शासित प्रदेश और अर्जित किए हुए प्रदेश। जब अर्जित हम किसी प्रदेश को कर लेंगे अनुच्छेद 2 के तहत, तो वो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर हो जाएगा। अब उसमें भी कोई परिवर्तन होगा तो अनुच्छेद 3 के तहत होगा, ठीक है। इसके तहत हम क्या कर सकते हैं? किसी नए राज्य का गठन कर सकते हैं। जैसे 2014 में हमने तेलंगाना का गठन कर दिया था, ठीक है। किसी राज्य की सीमा में वृद्धि कर सकते हैं, किसी राज्य की सीमा को कम कर सकते हैं और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। ये चीजें अनुच्छेद 3 के अंतर्गत की जा सकती हैं। अनुच्छेद 2 नया प्रदेश शामिल करने से संबंधित है और अनुच्छेद 3 भारत के जो ऑलरेडी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत राज्य, केंद्र शासित प्रदेश शामिल है
उनके लिए जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 3 में। उनमें नए राज्य का गठन हो सकता है, यानी दो राज्यों को तोड़कर एक नया राज्य बना दे, किसी एक राज्य को तोड़कर एक अलग राज्य बना दे, ऐसा होता है। ठीक है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर दें, किसी राज्य की सीमा में कमी कर दें, बढ़ा दें, या उस राज्य का नाम ही परिवर्तित कर दें, ऐसा प्रावधान जो किए गए हैं वो अनुच्छेद 3 में किए गए हैं। और ऐसा कौन करेगा? तो ऐसा संसद करेगी। ठीक है। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 में ध्यान देने वाली बातें। अनुच्छेद 2, जब हम नया प्रदेश भारत में शामिल कर रहे होते हैं उस प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 2 में है। और अनुच्छेद 3, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जब कोई परिवर्तन हो रहा है तो उस प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 3 में है। ठीक है। जो भी परिवर्तन किए जाएंगे अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी हम परिवर्तन कर रहे हैं उस पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होती। अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन के प्रावधान अनुच्छेद 368 में, अर्थात इसके लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। किसी भी नए प्रदेश को भारत में शामिल करना या भारत के राज्य क्षेत्र में जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको जोड़कर कोई नया राज्य बनाना, उनके किसी नाम में परिवर्तन करना, उनकी सीमा में परिवर्तन करना, तो इसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। यह अनुच्छेद 4 क्लियरली कहता है। ठीक है। तो भारत के संविधान का जो भाग 1 है उसके जो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक के जो अनुच्छेद हैं वो हमने क्लियर कर लिए। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इसमें यह अनुच्छेद 1 बताएगा कि भारत के लिए दो शब्द का प्रयोग हुआ है, भारत और इंडिया। है क्या भारत? राज्यों का संघ है भारत। और राज्य क्षेत्र में कौन कौन है? राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित किए हुए प्रदेश शामिल है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? कि कोई भी नया प्रदेश जिसको भारत में शामिल करना है उसकी प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 2 में है। ठीक है, नए प्रदेश का। अनुच्छेद 3, इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में जो कोई राज्य, केंद्र शासित प्रदेश आदि स्थित हैं उनके अंतर्गत नए राज्य का गठन करना, किसी राज्य की सीमा में वृद्धि करना और किसी राज्य की सीमा में कमी करना, या राज्य के नाम में परिवर्तन करना, इन सब प्रक्रियाओं का जो उल्लेख या इन सब की जो शक्ति है वो संसद के पास है। ये सब चीजें जो उल्लेखित है ये अनुच्छेद 3 में है। ठीक है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उन पर 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। भाग 1 क्लियर है। यदि इसमें आपको कोई डाउट हो किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी जगह, तो आप मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं अगले वीडियो के प्रारंभ में उस डाउट को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ठीक है। अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। इस रिवीजन क्लास को रिवीजन क्लास ने लेकर मेन क्लास की तरह समझेंगे। मेन क्लास में जब हम सब इंस्पेक्टर के लिए इसको शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी को, तो बहुत डिटेल में इन चीजों को पढ़ने वाले हैं। भाग 1 पर पूरी एक क्लास बनने वाली है 1.5 से 2 घंटे की, तो आप चिंता ना करें, वो सीरीज भी हम जल्दी ही लेके आने वाले हैं। अब हम देखते हैं भाग 2। भाग 2 जो संबंधित है वो नागरिकता से संबंधित है। और भाग 2 में जो अनुच्छेद आते हैं उनका संख्या है अनुच्छेद 5 से 11। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक शामिल है। और भाग 2 का जो नाम है वो नागरिकता है। ठीक है। अब नागरिकता के संबंधी क्या प्रावधान थे? अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिक। भारतीय संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 से। तो उस समय किन किन व्यक्तियों को नागरिकता दी गई ये मैं आपको बताता हूं। ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता, दादा दादी का जन्म भारत में हुआ था या खुद का जन्म भारत में हुआ है, नहीं हुआ है, वो बाद की बात है। सबसे पहले जिनके माता पिता, दादा दादी का जन्म भारत में हुआ है, या जिनको भारत में रहते 5 साल से अधिक का समय हो गया है संविधान लागू होने के समय उनको, और खुद का जन्म भी भारत में हुआ है। ठीक है। ये चीजें यहां जब लागू होंगी उनको नागरिकता दी जाएगी। माता पिता, दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो, या उसको भारत के संविधान लागू होने के समय 5 वर्ष भारत में रहते हुए हो गई हो, उसको नागरिकता दी जाएगी। अब आते हैं अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 5 बता दिया, भारतीय मूल के जो नागरिक थे, मूल जो नागरिक थे उनके लिए नागरिकता का प्रावधान हो गया। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आने वाले, अर्थात जब विभाजन हुआ तो वे लोग जो पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे उन व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 6 में। यह आपको क्लियरली याद रखना है। ठीक है। अनुच्छेद 7, वे व्यक्ति जो पहले पाकिस्तान चले गए और कुछ समय बाद वापस लौटकर भारत आ गए उनके लिए नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 5, भारतीय मूल के जो नागरिक या संविधान के जो प्रारंभ में नागरिकता दी गई उसका उल्लेख है। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7, वे व्यक्ति जो पहले पाकिस्तान चले गए और बाद में वापस लौटकर भारत आ गए उनकी नागरिकता का प्रावधान या उपबंध अनुच्छेद 7 में। इसके बाद अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो अन्य किसी देश में रहते हैं, भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो अन्य किसी विदेशी देश में रहते हैं उनकी नागरिकता के संबंध में जो उपबंध है वो अनुच्छेद 8 में।
समझना इस बात को। जैसे कोई व्यक्ति है जिसका जन्म जैसे मान लो इंग्लैंड में हुआ है या जर्मनी में हुआ है, उनके माता पिता दादा दादी में से भी किसी का जन्म यदि भारत में हुआ था तो उसको भी नागरिकता दी जाएगी। ये प्रावधान अनुच्छेद 8 में था। 4 प्रावधान है। अब आगे जो प्रावधान है वो अलग है। 4 प्रावधान समझिए पहले। 5 में जब संविधान लागू हुआ तब नागरिकता दी गई। 6 पाकिस्तान से जो लोग विभाजन के बाद भारत आए उनको नागरिकता दे दी गई। 7 वे लोग जो पहले पाकिस्तान चले गए और बाद में वापस लौटकर भारत आ गए उनको नागरिकता दे दी। ठीक है। और चौथा वे व्यक्ति जिनके माता पिता दादा दादी पहले भारतीय मूल के थे, उनका जन्म भारत में हुआ था लेकिन अब वो विदेशों में रहते हैं, उनको नागरिकता अनुच्छेद 8 के तहत दे दी गई। अब आते हैं अनुच्छेद 9 पे। अनुच्छेद 9 कहता है ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति था जिसके पास भारतीय नागरिकता थी, अब वो अमेरिका में सेटल हो गया और उसने अमेरिका की नागरिकता ले ली, तो ऐसे व्यक्ति की भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। ये प्रावधान अनुच्छेद 9 में है। ठीक है, समझना इस बात को क्लियरली। विदेशी देशों में या अन्य किसी देश की नागरिकता लेने पर भारत की जो नागरिकता है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह अनुच्छेद 9 कहता है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता का बना रहना। ठीक है, कुछ मामले या कुछ चीजें जो संसद बनाना चाहे वो कानून बनाकर ऐसी प्रावधान कर सकती है कि इन परिस्थितियों में नागरिकताओं का हनन या नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ये पावर संसद के पास है। ठीक है। अनुच्छेद 11 नागरिकता के संबंध में कोई भी जो कानून बनाया जाएगा वो कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। अब तक हमने 11 अनुच्छेद पढ़े। भाग 1 का हमने 2 बार रिवीजन कर लिया। अब भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 है। एक एक अनुच्छेद को चलते हैं। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता दे दी गई। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से जो लोग भारत आए उन्हें नागरिकता दे दी। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान गए और वापस लौटकर भारत आ गए उन्हें नागरिकता दे दी। ऐसा व्यक्ति जो विदेश में कहीं रहता है लेकिन उसके माता पिता दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत या भारत में हुआ था उनको नागरिकता दे दी। 9 वे व्यक्ति जिन्होंने किसी और देश की नागरिकता ले ली उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 10 कुछ परिस्थितियों में नागरिकता बनी रहेगी। 11 नागरिकता के संबंध में जो कानून बनाने की शक्ति है वो संसद के पास है। ठीक है, यही थे नागरिकता संबंधी। नागरिकता राजस्थान जो रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं, राजस्थान की जो भर्तियां होती हैं उनमें नागरिकता वाला टॉपिक शायद ही किसी एग्जाम में पूछा जाता होगा, नहीं तो ये टॉपिक नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। भारतीय संविधान का भाग 3, इसको मूल अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार है इनका नाम। ये चीज आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट भाग 3 है। यहां से एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। बहुत बड़ा है ये। जब हम डिटेल से राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में भाग 3 को पढ़ेंगे तो इसमें कम से कम भी नहीं तो आप मान के चले 5 से 6 क्लासें होंगी एक एक घंटे की। ठीक है, तो आप ये मानकर चले। अभी सब कुछ डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अनुच्छेद में क्या लिखा है वो हम समझते हैं। अनुच्छेद कितने हैं इसमें? 12 से 35 तक के जो अनुच्छेद हैं वो भाग 3 में आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य को परिभाषित अनुच्छेद 12 में किया गया। अनुच्छेद 12 के अनुसार केंद्र सरकार और संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल और स्थानीय निकाय, ये सब राज्य शब्द में शामिल है या राज्य की परिभाषा में शामिल है। इसके अलावा वे सभी संस्थाएं जिनकी स्थापना सरकार ने की है या जो सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल है। समझिए, पहली बात तो केंद्र सरकार, संसद राज्य हो गया, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल राज्य हो गया, और स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय में जैसे पंचायती राज विभाग और नगरीय निकाय, दोनों ये सब तो राज्य हैं ही ऑटोमेटिक। ये तो मान के चलिए राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल है। अब और संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना राज्य कर रहा है या सरकार कर रही है। ठीक है, जो सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं वो राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल है। इसके अलावा वे सभी संस्थाएं जो राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं वे भी राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल है। ठीक है, यह अनुच्छेद 12 कहता है। वित्तीय सहायता जिसमें धन दिया जाता है सरकार द्वारा, उनकी बात की जा रही है। और वे संस्थाएं जिनकी स्थापना सरकार ने की, जैसे कि आप एनएचआरसी ले लो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य है, राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल है। ठीक है, इसके बाद आप सीआईसी ले लो। ठीक है, सीआईसी ले लो आप। इसके अलावा और कोई सी संस्था ले लो, संस्था में आप ले लो आरपीएससी ले लो, वो राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल है।
ये ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना सरकार द्वारा की जा रही है, वो शब्द राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल होंगी। वित्तीय सहायता जो प्राप्त करती हैं वो भी राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल है। अनुच्छेद 12 क्लियर हो जाना चाहिए कि राज्य कहते किसको। पहले तो संसद और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल और स्थानीय सरकारें, ये सब तो शामिल ही है। इसके बाद वे संस्थाएं भी शामिल हैं जिनकी स्थापना सरकार ने की, ठीक है। इसके बाद राज्य से जो पैसा लेता है, पैसे लेकर या राज्य से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करके जिन संस्थाओं की स्थापना की गई है वो भी राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल है। ये चीज क्लियरली आपको ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 12 में ये सब वर्णित है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 13 पर। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 में 4 अनुच्छेदों का वर्णन है या 4 उपधाराएं हैं अनुच्छेद 13 की। 13(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 13(1) कहता है कि भारत के संविधान के लागू होने के बाद, मतलब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो जाता है। इसके लागू होने के बाद यदि संविधान से पूर्व की कोई विधि, संविधान के लागू होने के बाद संविधान से पहले की कोई विधि संविधान के साथ असंगत है, मतलब ऐसी विधियां जिनकी जो बनाई गई थी 26 जनवरी 1950 से पहले, वे विधियां जो 26 जनवरी 1950 से पहले बनाई गई थी, वे यदि संविधान के साथ असंगत हैं तो वे शून्य हो जाएंगी। ऐसी विधियां जिनका निर्माण 26 जनवरी 1950 से पहले हुआ था, यदि वे संविधान के साथ असंगत हैं तो शून्य हो जाएंगी। अनुच्छेद 13(2) क्या कहता है? वे विधियां जिनका निर्माण 26 जनवरी के बाद हुआ था, यदि वे संविधान के साथ असंगत हैं तो वे भी शून्य हो जाएंगी। 26 जनवरी 1950 को बीच में रखें, संविधान के लागू होने की दिनांक। इससे पहले की कोई विधि यदि इससे असंगत है तो समाप्त, 13(1), ठीक है। यदि इसके बाद कोई ऐसी विधि बनाई गई वो इससे असंगत है तो समाप्त, ठीक है। 13(1), 13(2) दोनों क्लियर हो गए। 26 जनवरी 1950 संविधान के लागू होने के बाद ना तो ऐसी विधि बनाई जा सकती है जो संविधान के साथ असंगत हो, बनाई गई तो शून्य, 13(2), और यदि पहले की कोई विधि लागू थी और वो संविधान के साथ असंगत है तो वो विधि भी शून्य। ये क्लियर, आपको क्लियर करके चलना है। एक एक अनुच्छेद को क्लियर करके चलिए आप। जब एक एक अनुच्छेद को आप क्लियर कर लेंगे ना तो बहुत अच्छे से ये चीजें आपके समझ में आएंगी। अनुच्छेद 13(3), इसमें विधि शब्द को परिभाषित किया गया। हमने ऊपर के दोनों अनुच्छेदों में पढ़ा कि विधि विधि विधि, तो ये विधि शब्द है क्या, इसको जो परिभाषित किया गया है वो अनुच्छेद 13(3) में किया गया है। अब अनुच्छेद 13(3) के अनुसार विधि होता क्या है? इसके अनुसार संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून, अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचना, परिपत्र तथा प्रथा, ये सभी विधि शब्द में शामिल हैं। अपन विधि का शाब्दिक अर्थ कानून से ले लेते हैं, लेकिन यदि संविधान के आधार पर देखा जाए तो अनुच्छेद 13(3) कहता है कि विधि शब्द में कानून, नियम, विनियम, परिपत्र, अध्यादेश, आदेश, प्रथा, ये सभी शामिल हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। प्रथा भी इसमें शामिल है। ये शब्द हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रथा को कैसे इन्होंने इसमें शामिल किया और इसके आधार पर कौन सा वाद हमारे देश में हुआ था जिसके कारण 3 तलाक को भारत में बैन कर दिया गया था, वो इसी शब्द की वजह से होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 13(4). 13(4) के बारे में आप देखिए, 13(4) के बारे में देखते हैं। इससे पहले 1967 में एक वाद होता है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ वाद होता है 1967 में। इस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा जाता है कि जो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत किए जाते हैं वे सभी विधि शब्द की परिभाषा में शामिल है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है इस वाद में, गोलकनाथ वाद। इस आदेश के प्रभाव को समाप्त करने के लिए इंदिरा गांधी द्वारा 24वें संविधान संशोधन अधिनियम लाया जाता है 1971 में। इस अधिनियम के तहत अनुच्छेद 13 में एक नई उपधारा जोड़ी जाती है 13(4), और उसमें यह प्रावधान किया जाता है कि जो प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत की गई है और उसमें संविधान संशोधन जो बनाया गया है वो विधि शब्द में शामिल नहीं है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन से संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया था कि संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था। ये क्लियरली आप समझ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 13(4), क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप।
इसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 14 पर। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष सभी समान होंगे, यानी कि जो कानून के समान है, कानून के जो समक्ष हैं वो सभी लोग एक समान होंगे। ये अवधारणा हम इंग्लैंड से लेते हैं, लेकिन ये अवधारणा नकारात्मक है। नकारात्मक कैसे? क्योंकि एक दिव्यांग व्यक्ति और एक सामान्य व्यक्ति दोनों कानून की नजर में समान कैसे हो सकते हैं? ठीक है, दोनों की क्षमताएं अलग अलग हैं, दोनों की बातें अलग अलग हैं, दोनों की चीजें अलग अलग होती हैं, इसलिए ये लोग समान नहीं हो सकते। इसलिए इस अवधारणा को नकारात्मक अवधारणा के रूप में कहा जाता है। अब इसमें एक और चीज का उल्लेख, विधि का समान संरक्षण, अमेरिका से ली गई अवधारणा है और यह सकारात्मक अवधारणा है। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं कि समान लोगों के लिए समान नियम और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम बनाए जा सकते हैं। अर्थात सभी दिव्यांगों के लिए एक प्रकार के नियम हो सकते हैं, सभी सामान्य व्यक्तियों के लिए एक प्रकार के नियम हो सकते हैं, सभी महिलाओं के लिए एक प्रकार के नियम हो सकते हैं और सभी बच्चों के लिए एक प्रकार के नियम बनाए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद 14 में जो दूसरी बात है, विधि का समान संरक्षण, उसमें ये इस बात का उल्लेख है। ठीक है, और ये समानता के अधिकारों के तहत आती है। समानता के जो अधिकार हैं उनका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो अनुच्छेद 14 हमने पढ़ लिया, अब हम अनुच्छेद 15 पर देखते हैं। इस अनुच्छेद 15 को आप बहुत ध्यान से देखना है, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत बार रहती है। अनुच्छेद 15(1) और 16(2) इनमें हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आप ध्यान से पढ़ना। ठीक है, हम देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में 5 आधारों पर राज्य को किसी भी प्रकार का भेदभाव करने से रोका गया है। ठीक है, किसको रोका गया है? राज्य को रोका गया है। कौन से हैं वो आधार? उन आधारों को याद रखने की ट्रिक है धम जलज। ठीक है, आधार है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इन 5 आधारों पर राज्य किसी से भेदभाव नहीं करेगा, यह अनुच्छेद 15(1) कहता है। ठीक है, कौन कौन से? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर राज्य किसी से भेदभाव नहीं करेगा, अनुच्छेद 15(1) में लिखा है। अनुच्छेद 15(2) क्या कहता है? सभी सार्वजनिक स्थान जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क आदि सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। किसी भी वर्ग के लोग हो उनके लिए सार्वजनिक स्थान खुले रहेंगे, किसी भी प्रकार का भेदभाव उनमें नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 15(2) कहता है। हम आते हैं अनुच्छेद 15(3) पर। 15(1) और 15(2) क्लियर हो गए। 15(1) में 5 आधार पर भेदभाव से मना है, धम जलज, और 15(2) जो कहता है वो सार्वजनिक स्थानों से संबंधित उपबंध है कि वो सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। अब हम चलते हैं 15(3) पर। राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, मतलब राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रकार के प्रावधान कर सकता है, यह अनुच्छेद 15(3) कहता है। 15(4) क्या कहता है? अब तक 15 के तीनों जो थे वो बहुत ईजी थे। 5 आधारों पर भेदभाव से मना, सार्वजनिक स्थान सबके लिए खुले रहेंगे और बच्चों और महिलाओं के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं। अब आते हैं हम अनुच्छेद 15(4) पर। ऐसे लोग जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, याद रखना दोनों पॉइंट, ऐसे लोग जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, इसके अलावा अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST, ये लोगों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, किन किन के लिए कर सकता है? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो लोग पिछड़ रहे हैं उनके लिए, और SC ST के लोगों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। ये जो प्रावधान था ये मूल संविधान में नहीं था, इसे जोड़ा कब गया? इसे जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, और जो शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी वो इसी के आधार पर की गई। ये जो अनुच्छेद है ये शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने का आधार बना। इसके बाद 15(5) सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग तथा SC ST के लोगों को उच्च शिक्षण संस्थानों में रोजगार आरक्षण दिया जा सकेगा। ठीक है, याद रखना उच्च शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण है उसका प्रावधान अनुच्छेद 15(5) में है। ये किससे जोड़ी गई? 93वें संविधान संशोधन 2006 के द्वारा इसे जोड़ा गया। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अनुच्छेद 15(6) पर। 15(6) क्या है? सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग, सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के वे लोग जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनके लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी। इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 15(6) में है और यह प्रावधान 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो अनुच्छेद 15(6) है, जो बार बार
एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है। इसमें भी वो ये पूछेगा आपसे कि शिक्षण संस्थानों में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण कब दिया गया या कौन से संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, तो वो आएगा अनुच्छेद 15(6) 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया। अब अनुच्छेद 15 में हमने 6 चीजें पढ़ी, एक बार हम 6 का 6 की बात को दोबारा रिवीजन करते हैं। 15(1) धर्म जलज के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। 15(2) सभी सार्वजनिक स्थल सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। 15(3) महिलाओं बच्चों के लिए विशेष उपबंध हो सकते हैं। 15(4) सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग और SC ST के लोगों के लिए विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है या विशेष उपबंध कर सकता है। पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद 15(5) उच्च शिक्षण संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग तथा SC ST के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी। 93वें संविधान संशोधन 2006 के द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद 15(6) सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी, अनुच्छेद 15(6) में उल्लेखित है और यह प्रावधान 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 16 पर। दोनों ही अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 जो था वो शिक्षण संस्थानों और सामान्य भेदभाव की बात करता है। 16 जो है इसका सीधा संबंध लोक नियोजन अर्थात रोजगार से। यह बात आपको याद रखनी, सभी व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त होंगे। सभी व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त होंगे, अनुच्छेद 16(1). अनुच्छेद 16(2) 5 प्रकार के भेदभाव जो हमने अनुच्छेद 15(1) में पढ़े थे वही आएंगे। धर्म, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये 5 तो हैं। इसके साथ साथ उद्भव और निवास स्थान, इन 2 आधारों को और जोड़ दो तो अनुच्छेद 16(2) बन जाएगा। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, यह अनुच्छेद 16(2) कहता है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 16(3) पर। अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है? संसद कानून बनाकर निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन में प्राथमिकता दे सकती है। यह अनुच्छेद 16(3) कहता है। अनुच्छेद 16(4) क्या कहेगा? ठीक है, 3(1) में रोजगार के अवसर सभी के लिए समान होंगे। 2 में धर्म जलज उद्भव प्लस निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन में कोई भेदभाव नहीं होगा। 3 संसद कानून बनाकर निवास स्थान के आधार पर प्राथमिकता दे सकती है लोक नियोजन में। अब आता है 16(4) अनुसूचित जनजाति, सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज के ऐसे लोग जिनका सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, इस शब्द को आप याद रखेंगे, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी। रोजगार के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो अनुच्छेद 16(4) में। ठीक है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं हम 16(4)(a). इसमें यह प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 16(4)(a) में पदोन्नति के लिए आरक्षण दिया गया है SC ST के लिए। ऊपर केवल SC ST नहीं है, SC ST समाज के ऐसे वर्ग या ऐसे लोग जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। लेकिन जब आता है पदोन्नति में आरक्षण, तो पदोन्नति में आरक्षण केवल SC ST को दिया गया। ठीक है, कल कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा इस अनुच्छेद को जोड़ा गया था। ठीक है, इसके साथ साथ पहले इसमें वरिष्ठता शब्द का उल्लेख नहीं था। अब 85वां संविधान संशोधन किया जाता है और जो पदोन्नति में आरक्षण है ना, इसमें एक वरिष्ठता शब्द को भी जोड़ दिया जाता है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा तो 16(4), फिर 16(4)(a). अब हम देखते हैं 16(4)(b). 16(4)(b) इसमें यह प्रावधान किया गया कि बैकलॉग की भर्ती करते समय 50% आरक्षण की सीमा को पार किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी जो वाद था उसमें यह फैसला दिया था कि आरक्षण की जो सीमा है वो 50% ही होगी। ठीक है, इसके बाद किया जाता है, इस आदेश के प्रभाव को कम करने के लिए या थोड़ा समाप्त करने के लिए संविधान में 81वां संविधान संशोधन किया जाता है। उस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 16(4)(b) जोड़ा जाता है और इसमें यह प्रावधान किया जाता है कि बैकलॉग मतलब पिछली बकाई भर्तियों, बैकलॉग की भर्ती करते समय 50% आरक्षण की सीमा को पार किया जा सकता है। अर्थात बैकलॉग की पूर्ति करने के लिए 50% की सीमा को हम पार कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 16(5) कुछ मामलों में आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे।
अर्थात ऐसी जगह जहां पर किसी विशेष जाति के लोगों द्वारा ही कार्य किया जा सकता है, वहां ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। ठीक है, आरक्षण संबंधी 16(6) इसमें यह प्रावधान किया गया कि सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी। समझना, 15(6) में तो शिक्षण संस्थानों के लिए सामान्य वर्ग के आरक्षण की बात की थी, और 16(6) में नौकरियों के लिए आरक्षण की बात की जाती है। और यह अनुच्छेद भी 103वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, यह था अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में 6 बिंदु हैं, आपको एक एक दोबारा याद दिलाता हूं। पहला, रोजगार प्राप्त करने के समान अवसर होंगे सभी व्यक्तियों के लिए। दूसरा, धम जलज प्लस उद्भव और निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा लोक नियोजन में। 16(3) राज्य निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन में प्राथमिकता दे सकता है। 16(4) SC ST समाज के ऐसे लोग जिनका सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, उन्हें आरक्षण दिया जा सकेगा सरकारी नौकरियों में। ठीक है, 16(4) SC ST को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। 77वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा, और इसमें वरिष्ठता शब्द जोड़ा 85वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 16(4)B बैकलॉग की जब भर्ती की जाएगी तो 50% की सीमा को पार किया जा सकता है। ठीक है, 81वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। 16(5) कुछ मामलों में आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे, ये याद रखना है। 16(6) इसमें यह प्रावधान किया गया कि सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी। ठीक है, तो आप इन चीज को ध्यान रखें। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता पर रोक, अर्थात छुआछूत पर, सभी प्रकार की जो छुआछूत है उन पर रोक लगा दी गई, यह अनुच्छेद 17 कहता है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, इसमें ना कुछ और बिंदु समझना है। जो पहले छुआछूत होती थी, ऊंच नीच की जो भावना थी, जो SC ST के साथ छुआछूत जैसा, अस्पृश्य जैसे जो व्यवहार किया जाता था, उन पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। ठीक है, यह अनुच्छेद 17 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 18 इसके तहत उपाधियों पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा और सेना को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की जो उपाधियां हैं उन पर रोक लगा दी गई है। भारत का कोई भी व्यक्ति विदेशों में भी उपाधियां नहीं ले सकता। अगर वो विदेश में कोई उपाधि लेता है तो उसे भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लेना जरूरी होता है। ठीक है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 19 इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख। स्वतंत्रताओं में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1)(a। दूसरा 19(1)(b) में बिना हथियार शांतिपूर्ण बैठक करने की स्वतंत्रता। 19(1)(c) संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19(1)(d) घूमने फिरने की स्वतंत्रता। 19(1)(e) रहने बसने की स्वतंत्रता। 19(1)(f) इसमें थी संपत्ति की स्वतंत्रता, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। और 19(1)(g) इसमें है व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये 7 स्वतंत्रताएं थी मूल संविधान में, लेकिन जब संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त किया गया तो अब 6 बच गई हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, 6 स्वतंत्रताएं हैं, और इस संपत्ति की स्वतंत्रता को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब हम चलते हैं कि ये स्वतंत्रताएं तो ठीक है, क्या ये स्वतंत्रताएं ऐसी हैं कि इन पे किसी प्रकार की रोक ही नहीं है? नहीं, इन पे भी रोक लग सकती है। और उनका जो रोक लगने के प्रावधान है, उनका उल्लेख किसमें है? तो उनका उल्लेख है अनुच्छेद 19(2) से 19(6) के जो बिंदु हैं उनमें रोक लगाई गई है इन स्वतंत्रताओं पर। अब आते हैं अनुच्छेद 20, अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कि जब कोई अपराध हुआ है तो उसकी जब दोष सिद्धि हो रही है तो उसके संबंध में क्या कानूनी अधिकार है, क्या मूल अधिकार दिए गए हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें 3 बातों का उल्लेख। सबसे पहले, किसी व्यक्ति ने या जिस भी व्यक्ति ने अपराध किया है, जिस समय अपराध किया था उसे उसी समय के कानून के तहत सजा दी जाएगी। मान लीजिए आज 2025 चल रही है, किसी व्यक्ति ने अपराध किया था 2020 में, उस समय IPC चल रही थी, तो उसे IPC के कानून के तहत ही सजा दी जाएगी। अब BNS चल रही है तो उसे BNS के कानूनों के तहत सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, जो उस समय कानून प्रचलित थे उसी समय के कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। दूसरा क्या है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसे आत्म अभिशंसन बोलते हैं। जब हम स्वयं के विरुद्ध गवाही देते हैं तो उसे आत्म अभिशंसन बोलते हैं या स्व अभिशंसन बोलते हैं। तो स्व अभिशंसन पर रोक लगाई गई है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये दूसरी बात। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 सजा नहीं दी जा सकती। जैसे कि किसी व्यक्ति ने चोरी की
तो उसको एक बार सजा दे दी और फिर उसी सजा को दूसरी बार भी दे दी उसी चोरी के लिए, तो ऐसा भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये तीनों बिंदु आपको याद रखने हैं। जिस समय अपराध किया उसी समय के कानून से सजा मिलेगी, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए नहीं कहा जाएगा, और एक अपराध के लिए 2 सजा नहीं दी जाएंगी। ये याद रखना है आपको। ठीक है, अनुच्छेद 21, सभी व्यक्तियों को जीने का अधिकार होगा, प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। अनुच्छेद 21 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। दिखने में बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो पूरी एक क्लास लगेगी इसको पढ़ने में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है मूल अधिकारों का स्वर्णिम त्रिकोण। अभी तक ये क्वेश्चन किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन आरएएस मेंस 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मूल अधिकारों का जो स्वर्णिम त्रिकोण है वह अनुच्छेद 14, 19 और 21, इन तीनों मूल अधिकारों को मिलाकर जो त्रिभुज या त्रिकोण बनता है उसे मूल अधिकारों का स्वर्णिम त्रिकोण कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अनुच्छेद 21 से 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा जाता है। इसके तहत प्रावधान किए जाते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, अर्थात उन्हें शिक्षा का अधिकार होगा, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। यह आपको याद रखना है। ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है। अनुच्छेद 22, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार। अनुच्छेद 20 में अपराध की दोष सिद्धि के लिए संरक्षण पढ़ा था हमने। अब हम पढ़ेंगे कि जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके क्या अधिकार होते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। भाई मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है मुझे ये पता होना चाहिए, ये उसको अधिकार होते हैं। इसके बाद उसे वकील से सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। वो वकील से सहायता ले सकता है, वकील से बात कर सकता है, उसे अपनी चीजें बता सकता है, अपनी गिरफ्तारी कारण बता सकता है, उसे वकील से सहायता लेने का अधिकार होता है। ठीक है, उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार होता है। यदि किसी व्यक्ति को आज दोपहर 1 बजे गिरफ्तार किया गया है तो कल दोपहर 1 बजे से पहले उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। यह बिंदु ये बात कह रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब तक हमने समानता के अधिकार 14 से 18 पढ़ लिए और स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22 पढ़ लिए। अब जो हमारा अगला बिंदु है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, अनुच्छेद 23 क्या कहता है? इसके तहत बेगार पर रोक लगाई गई। हम जब राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जब हम उसमें किसान आंदोलन पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि लगभग सभी जो किसान आंदोलन हुए थे उनका एक प्रमुख कारण बेगार भी रही थी। तो बेगार पर रोक लगा दी गई अनुच्छेद 23 के द्वारा। बेगार होती है बिना पैसे की मजदूरी करवाना। ठीक है, परंतु राष्ट्र हित में कार्य करवाया जा सकता है, राष्ट्र के लिए कार्य करवाया जा सकता है। इसके तहत ही अनुच्छेद 23 के तहत ही मानव तस्करी पर भी रोक लगाई गई है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं। बस यही था अनुच्छेद 23 में, इससे ज्यादा बातें इसमें आपको याद नहीं रखनी, ज्यादा बड़ा अनुच्छेद ये नहीं है। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी खतरनाक कारखाने में कार्य नहीं करवाया जा सकता। यह अनुच्छेद 24 कहते हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, और अब तो आपको पता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना उनका मूल अधिकार है, तो ये काम तो ऑटोमेटिक ही आपको पता होना चाहिए कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अब किसी भी प्रकार के बाल श्रम में शामिल नहीं किया जा सकता। इसके तहत इसी अनुच्छेद को आधार बनाकर सभी प्रकार के बाल श्रम पर रोक लगा दी गई है। खतरनाक कारखाने ही नहीं, अब तो आप किसी भी कारखाने में बच्चों से काम नहीं करवा सकते। यह अनुच्छेद 24 को आधार बनाकर यह प्रावधान कर दिया गया है। अनुच्छेद 25, सभी व्यक्तियों को सदाचार, स्वास्थ्य और लोक व्यवस्था, इन 3 शब्दों को आप याद रखेंगे। सदाचार, स्वास्थ्य और लोक व्यवस्था, इनको ध्यान में रखते हुए अपने अपने धर्म को मानने, अपने अपने धर्म का प्रचार करने और अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करने तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। यह कहता है अनुच्छेद 25। अब हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे हैं, धार्मिक अधिकार पढ़ रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 25 से 28 तक के अनुच्छेद पढ़ेंगे। अनुच्छेद 25 कहता है सदाचार, लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए या लोक व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए हम अपने अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार भी कर सकते हैं और उसके अनुसार आचरण भी कर सकते हैं और अंतःकरण की हमें स्वतंत्रता होगी। यह हमें बताया गया अनुच्छेद 25 में। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 26 पर। अनुच्छेद 25 में एकल व्यक्ति के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि मेरा क्या धर्म होगा ये मैं डिसीजन लूंगा, मुझे कैसे आचरण करना है उस धर्म के अनुसार मैं डिसीजन लूंगा। ये चीजें इसमें बताई गई। अनुच्छेद 26, सभी व्यक्तियों को सदाचार, स्वास्थ्य और लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, अपने अपने धार्मिक संस्थाओं की।
उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जंगम और स्थावर संपत्ति अर्जित भी कर सकते हैं और उन संपत्तियों का उपयोग भी समुचित कर सकते हैं। ठीक है, क्या है 25 में एक व्यक्ति के लिए धर्म की बात है। 26 धार्मिक संस्थाओं की बात हो रही है कि जैसे कोई व्यक्ति हिंदू धर्म से है तो वह हिंदू धर्म से संबंधित अपनी संस्था की स्थापना कर सकता है। ठीक है, उस धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन भी वो कर सकता है। इसके साथ साथ उस धार्मिक संस्था के नाम से कोई जंगम या स्थावर संपत्ति अर्जित भी कर सकता है और उन संपत्तियों का वो उपयोग भी कर सकता है। यह अनुच्छेद 26 कह रहा है। ठीक है, 25 धर्म के बारे में था, 26 धार्मिक संस्थाओं के बारे में। 27 यदि कोई व्यक्ति किसी एक स्पेशल धर्म को बढ़ावा दे रहा है तो उसके लिए उसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे कि मान लो मैं ही हूं, मैं यदि हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहा हूं तो मुझे उसके लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 27 में यह कहा गया है। अनुच्छेद 28 किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकेगी। कौन से शिक्षण संस्थान है? अनुच्छेद 12 जिसको हम राज्य मानेंगे वो शिक्षण संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। जो राज्य के द्वारा स्थापित है या राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं वो धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। अब ये जो अनुच्छेद थे 25 से 28 तक, ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आए, ये आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 29 और 30। इसे शिक्षा और संस्कृति का अधिकार भी कहते हैं। ये अल्पसंख्यकों के लिए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 29 क्या कहता है? सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। जितने भी जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि आदि को बनाए रख सकते हैं। यह अनुच्छेद 29 कहता है, 29 कहता है। और अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनके प्रबंधन करने का अधिकार होगा। ये जितने भी अल्पसंख्यक हैं अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को बनाए रखने के लिए अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म के द्वारा मदरसों की स्थापना की जाती है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। ठीक है, यह आपको याद रखना है। अनुच्छेद 31 में मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और अब जो संपत्ति का अधिकार है वो विधिक अधिकार बन गया है। ये ही आपको याद रखना है कि संपत्ति का जो अधिकार है वो अब एक विधिक अधिकार है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। अनुच्छेद 31(1) इसके बारे में सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये संविधान संशोधन जो कौन सा था जिसके द्वारा इसे जोड़ा गया, तो पहले संविधान संशोधन द्वारा ही इसे जोड़ दिया गया था। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान किए गए थे? इसमें प्रावधान किया गया था कि राज्य लोगों के कल्याण हेतु संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। कि जो राज्य है ना, उस समय भूमि सुधार चल रहे थे, विभिन्न प्रकार के मुद्दे उठ के सामने आ रहे थे, तो राज्य ने, क्योंकि संपत्ति का अधिकार सभी को दिया गया था, इसलिए भारत सरकार द्वारा या संसद द्वारा संविधान संशोधन किया गया 1951 में। उसके तहत अनुच्छेद 31(a) जोड़ा गया और जिसमें यह कहा गया कि राज्य लोगों के कल्याण हेतु संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ अनुच्छेद 31(b) भी जोड़ा गया। उसमें यह कहा गया कि संपत्ति का अधिग्रहण के संबंध में जो भी कोई कानून बनाया जाएगा या जो भी कोई विधि बनाई जाएगी उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और ऐसे जो कानून है ना, उनका उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 9 में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 31 से संपत्ति का अधिग्रहण लोगों के कल्याण के लिए राज्य कर सकता है। 31(b) उनके लिए जो कानून बनाए जाएंगे संपत्ति अधिग्रहण के लिए उसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, अनुच्छेद 31(b) कहता है। अब आते हैं अनुच्छेद 31(c). 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इसे जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया? अनुच्छेद 39(b) और (c) इसमें क्या कहा गया है कि ये आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण और भौतिक संसाधनों के वितरण से संबंधित चीजें हैं जो हम आगे नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ने वाले हैं। उनको मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दे दी गई। ठीक है, अनुच्छेद 39(b) व (c) को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दे दी गई। ये अनुच्छेद हम दोबारा डिस्कस करेंगे जब मूल अधिकारों में ये बिंदु आएंगे। ठीक है, अभी हम इसको यहां पर छोड़ रहे हैं, आगे दोनों चीजें जब हम पढ़ लेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, ये आप सभी को पता है। इसके तहत 5 प्रकार की याचिकाएं जारी की जा सकती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित जो याचिका है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जिसका अर्थ होता है सशरीर पेश करो। ठीक है, परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है,
प्रतिषेध, कोई व्यक्ति जो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करता है उसे रोकने के लिए प्रतिषेध याचिका जारी की जाती है। उत्प्रेक्षण, जो व्यक्ति अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करता है उसे रोकने के लिए उत्प्रेक्षण याचिका जारी की जाती है। और अधिकार पक्ष, ये पूछते हैं कोई व्यक्ति जो उस पद के योग्य नहीं है या गलत तरीके से उस पद को धारण कर लेता है तो तब यह जारी की जाती है किस अधिकार से। यह बिंदु आपको याद रखने, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अनुच्छेद 33 पर। अब आगे जो अनुच्छेद है उनमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? संसद कानून बनाकर सैन्य बलों, लोक व्यवस्था स्थापित करने वालों, अन्वेषण और दूरसंचार से जुड़े लोगों के मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। संसद कानून बनाकर सैन्य, जिसमें मिलिट्री, पैरामिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, तीनों चारों जितनी भी हैं वो सब आ गई। ठीक है, लोक व्यवस्था, पुलिस आ गई, अन्वेषण, सीबीआई, सीवीसी, ये सब आ गया। ठीक है, और दूरसंचार से जुड़े हुए लोग, इनके मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है। यह अनुच्छेद 33 में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अभी तक ये सवाल पूछा नहीं गया लेकिन इन फ्यूचर कभी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं अनुच्छेद 33 में क्या लिखा। अनुच्छेद 34, देश में सैन्य शासन स्थापित हो जाने, अर्थात मार्शल लॉ जब लग जाएगा देश में तो लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा, क्योंकि जब मार्शल लॉ लगा हुआ है तो लोगों के मौलिक अधिकारों का नुकसान होगा, तो उनकी क्षतिपूर्ति संसद कानून बनाकर कर सकती है। ठीक है, संसद कानून बनाकर जब देश के सैन्य शासन लगेगा तो जब लोगों के जो मूल अधिकार होते हैं उनका जो नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति संसद कानून बनाकर करेगी। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 35 में। इसमें किसी बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 16(3) आपने अभी पढ़ा है, आपको पता है, निवास स्थान के आधार पर संसद कानून बनाकर लोक नियोजन में प्राथमिकता दे सकती है। अनुच्छेद 16(3) कहता है। अनुच्छेद 32(3) 5 प्रकार की याचिकाएं जो अनुच्छेद 32(2) के तहत जारी की जाती है। अनुच्छेद 32(3) में लिखा है कि किसी और भी कोर्ट को यह पावर दी जा सकती है, उस पर वही कानून संसद बनाएगा। अनुच्छेद 33 अभी हम पढ़कर आए। सैन्य व्यवस्था, लोक व्यवस्था, सैन्य बलों, लोक व्यवस्था, अन्वेषण और दूरसंचार से जुड़े लोगों के मौलिक अधिकारों में कटौती, अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 34, सैन्य शासन लागू होने पर मौलिक अधिकारों के नुकसानों की क्षतिपूर्ति संसद करेगी कानून बनाकर। ये सब चीजें, इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है, ये आपको याद रखना है। यह अनुच्छेद 35 कहता है। हमारा मूल अधिकारों वाला टॉपिक समाप्त हो गया रिवीजन प्रोसेस में। अब हम चलते हैं भाग 4 पर, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 तक के अनुच्छेद इसमें शामिल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। राज्य शब्द का वही अर्थ जो अनुच्छेद 12 में बताया गया है कि भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकारें और वे संस्थाएं जिनकी स्थापना सरकार ने की तथा जो संस्कार सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं, राज्य शब्द में शामिल है। यह अनुच्छेद 36 कहता है। अनुच्छेद 37, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते, ये बात कही गई है अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? राज्य लोक कल्याण की स्थापना करेगा और ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके। राज्य को ये निर्देश दिए गए हैं कि आप लोक कल्याण की स्थापना करेंगे और ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके। ठीक है, इसके साथ साथ अनुच्छेद 38 में दूसरी चीज और लिखी है, आय, प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधाओं की जो असमानताएं हैं उनको समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। आय की असमानता को कम, बाकी प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की जो असमानता है इनको बिल्कुल समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा राज्य द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 39 नीति निर्देशक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 39। सभी स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने के समान अवसर होगा। अनुच्छेद 16 में भी हमने पढ़ा था रोजगार के अवसर, यहां आजीविका के अवसर समान प्राप्त होंगे। राज्य संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा कि अधिकतम लोगों को उसका लाभ हो। ठीक है, अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 31 ही पढ़ा था, और राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकेगा। अब हमने पढ़ लिया अनुच्छेद 39 भी क्या कहता है, राज्य संसाधन जो है ना राज्य के पास, उनका आवंटन इस प्रकार करेगा कि जो अधिक से अधिक जो लोग हैं उनको उन चीजों का लाभ मिल सके। और 39C कहता है कि राज्य आर्थिक जो संसाधन है ना उनके केंद्रीकरण को रोकेगा, अर्थात एक जगह इकट्ठे नहीं होने चाहिए, वो एक व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं आने चाहिए, इस केंद्रीकरण को रोकेगा। इन दोनों जो अनुच्छेद थे 39B और 39C, इनको समस्त जो मूल अधिकार है उनके ऊपर प्राथमिकता दी गई है। अगर यदि टकराव होता है मूल अधिकार 39B और C में, तो 39B और C को प्राथमिकता दी जाएगी मूल अधिकारों के ऊपर। यह आपको ध्यान रखना है। तो कौन से अनुच्छेद से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था?
25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 31C जोड़कर यह प्रावधान किया गया है। अब हम चलते हैं 39D क्या कहते हैं। सभी स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ई क्या कहता है, राज्य लोगों को ऐसे कार्य नहीं करवाएगा जो उनकी आयु के विपरीत हो। जो राज्य है ना, वो लोगों से ऐसे कार्य नहीं करवा सकता जो उनके स्वास्थ्य और आयु के विपरीत हो और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। ऐप क्या कहता है, राज्य बच्चों को गरिमा युक्त वातावरण उपलब्ध करवाएगा जिससे वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। ठीक है, इन 6 चीजों का उल्लेख था। पहला, आजीविका के समान अवसर होंगे। दूसरा, संसाधनों का आवंटन इस प्रकार होगा कि अधिकतम लाभ प्राप्त हो, सभी लोगों को, अधिकतम लोगों को लाभ प्राप्त हो। केंद्रीकरण को रोकेंगे आर्थिक संसाधनों के। डी क्या कहता है, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। ऐसे कार्य नहीं करवाए जा सकते जो आयु के विपरीत हो और स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। और बच्चों के लिए ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाएगा जिससे वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। ये जो छठा जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट है छठा बच्चों वाला, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद अनुच्छेद 39A, राज्य सभी लोगों को निःशुल्क न्यायिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, यह प्रावधान भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 40, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ठीक है, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 41, राज्य सभी लोगों को काम पाने, राज्य सभी लोगों को काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता या निःशक्तता या दिव्यांगता की दशाओं में लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, राज्य सभी लोगों को काम प्राप्त करने में, शिक्षा प्राप्त करने में, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता अर्थात दिव्यांगता, विकलांगता आदि दशाओं में लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। भारत में जो वृद्धावस्था पेंशन योजना चल रही है, विकलांग पेंशन योजना चल रही है, दिव्यांग पेंशन जो योजनाएं चल रही हैं, वो उनका आधार अनुच्छेद 41 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 42, राज्य लोगों को कार्य की न्याय संगत और मानवाचित दशाएं उपलब्ध करवाएगा। राज्य, जब जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, उनको कार्य करने की जो जगह होगी ना, वो न्याय संगत होनी चाहिए और मानवोचित होनी चाहिए, कि मानव के रहने के अनुकूल होनी चाहिए वो जगह, कार्यस्थल वाली। ऐसा नहीं कि कहीं भी कार्य करवा लिया जाए। ठीक है, मानवोचित दशाएं उपलब्ध करवाएगा और महिलाओं को प्रसूति सहायता अर्थात मैटरनिटी रिलीफ उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 43, राज्य सभी लोगों को जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी से क्या मतलब है, रोटी कपड़ा मकान, अच्छा रोटी कपड़ा मकान आदि तीनों चीजें उपलब्ध हो। ऐसा नहीं कि नॉर्मल मजदूरी, जीवन निर्वाह में सारी चीजें आ गई कि वो गरिमापूर्ण अपना जीवन जी सके, इतनी मजदूरी उसको उपलब्ध करवाई जाएगी। दूसरी क्या लिखा हुआ था, राज्य कुटीर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा भी देगा। ये दोनों प्रावधान अनुच्छेद 43 में। अब इसके बाद अनुच्छेद 43A जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद क्या प्रावधान जोड़ा गया कि राज्य जो है ना, वो उद्योगों का जो प्रबंधन है उसमें कर्मचारियों की भागीदारी को बढ़ाएगा। ट्रेड यूनियन का जो आधार अपना माना जाता है वो अनुच्छेद 43A को ही माना जाता है। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 43B। समय बदलता है, 97वें संविधान संशोधन आते हैं और सहकारी समितियों के प्रावधान किए जाते हैं। तो अनुच्छेद 43B में यह प्रावधान जोड़ा जाता है कि राज्य सहकारी समितियों के गठन या स्थापना को बढ़ावा देगा। यह अनुच्छेद 43 कहता है। ठीक है, यह बात आपको क्लियरली याद रखनी है कि राज्य सहकारी समितियों के गठन या स्थापना को बढ़ावा देगा। यह प्रावधान 97वें संविधान संशोधन 2012 द्वारा तो जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 43 के अंतर्गत किया जाता है और अनुच्छेद 43B जोड़ा जाता है इसके तहत। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 44। राज्य समान नागरिक संहिता की स्थापना करेगा। समान नागरिक संहिता से क्या मतलब होता है, देश के सभी लोगों के लिए समान नियम होंगे, इसकी स्थापना राज्य के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 44 में प्रावधान है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 45 पर। राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा और उनकी बाल्यावस्था की देखभाल करेगा। क्या प्रावधान है, ध्यान से सुनिए। पहले अनुच्छेद जो 45 है ना, यहां पर प्रावधान था कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। उस शब्द को हमने बना दिया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार, जहां अनिवार्य रूप से उन्हें प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। अब अनुच्छेद 45 खाली हो गया था, तो वहां पर जोड़ा गया है कि 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं ना, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा और उनकी बाल्यावस्था की देखभाल करेगा। ठीक है, और ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा ही ये चीज यहां जोड़ी गई। अब आता है 46वां अनुच्छेद। ये सवाल अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन ये पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से आपको याद रखना है। राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति
ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति तथा समाज के दुर्बल वर्ग, मतलब ऐसे वर्ग जो कमजोर वर्ग है, ठीक है, कि आर्थिक व शैक्षणिक हितों की रक्षा करेगा। यहां देखना, अभी हमने सामाजिक हित पढ़े थे मूल अधिकारों में, आर्थिक हित यहां लिखा हुआ है, आर्थिक और शैक्षणिक हितों की रक्षा करेगा, वह उन्हें सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा। अब देखो, हमने मूल अधिकारों में अनुच्छेद 15(6) पढ़ा और 16(6) पढ़ा। इन दोनों में ही जो प्रावधान था ना, वो प्रावधान था कि जो प्रावधान क्या था इनमें, इनमें था कि आर्थिक दृष्टि से सामान्य वर्ग के जो पिछड़े हुए लोग थे उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ये अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में थे। आर्थिक और शैक्षणिक हितों की रक्षा करेगा और उन्हें सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा, यह अनुच्छेद 46 में लिखा गया है। ठीक है, तो 103वें संविधान संशोधन का जो आधार था ना, वो यही अनुच्छेद था, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 46, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के कमजोर वर्ग के आर्थिक और शैक्षणिक हितों की रक्षा करेगा और उन्हें सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा राज्य। ठीक है, अब हम चलते हैं अनुच्छेद 47 में। राज्य लोगों को पोषाहार उपलब्ध करवाए, पोषाहार उपलब्ध करवाना है मतलब खाना पीना, ठीक है, उनके जीवन स्तर और स्वास्थ्य में सुधार करे, उनके जीवन के स्तर को बढ़ाए और उनकी जो हेल्थ है ना उसमें भी सुधार करे। ये राज्य के प्राथमिक कर्तव्य हैं, ये आप जोड़ सकते हैं। राज्य के प्राथमिक कर्तव्य क्या है? पोषाहार उपलब्ध करवाना, जीवन स्तर में सुधार करना और स्वास्थ्य में सुधार करना, ये राज्य के प्राथमिक कर्तव्य हैं। इसके साथ साथ अनुच्छेद 47 में लिखा गया है कि राज्य स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के उपभोग पर प्रतिबंध लगाएगा। ऐसी दवाइयां जो कि मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक हैं, नुकसानदायक हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह अनुच्छेद 47 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 48, अब हम अनुच्छेद 48 पर पहुंच गए हैं। राज्य कृषि व पशुपालन को व्यवस्थित करेगा तथा इनमें सुधार हेतु आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करेगा। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी। राज्य कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करेगा तथा इनमें सुधार हेतु आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करेगा। एक मिनट रुकेंगे, मैं एक बार फोन देख लूं। ठीक है, अब हम आते हैं अनुच्छेद 48 पे थे, एक बार दोबारा देखते हैं। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? राज्य कृषि व पशुपालन को व्यवस्थित करेगा तथा इनमें सुधार हेतु आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करेगा। क्या याद रखना है? कृषि और पशुपालन को तो व्यवस्थित करना है और इनमें सुधार हेतु जो भी आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियां हैं उनका प्रयोग करेगा। ठीक है, राज्य गाय, बछड़ा, अन्य दुधारू पशु, याद रखना, गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाएगा और उनमें नस्ल सुधार का बढ़ावा देगा। दो चीजें अनुच्छेद 48 में, कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना है और आधुनिक पद्धतियों का उसमें प्रयोग करना है। ठीक है, दूसरा, गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू जो पशु हैं उनकी बलि पर रोक लगाएगा और उनकी नस्ल में भी सुधार करेगा ताकि वो अच्छा दुग्ध उत्पादन कर सके, दुग्ध की मात्रा उनमें बढ़ सके। इसलिए अब हम आगे चलते हैं। अनुच्छेद 48(1), राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा। ठीक है, जो हमारे आसपास का एनवायरमेंट है उनका संरक्षण करेगा, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 48(a) ये बात कहता है कि राज्य जो है ना वो पर्यावरण का संरक्षण करेगा, वन और वन्य जीवों की रक्षा करेगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह अनुच्छेद जोड़ा गया था। अनुच्छेद 49, राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, विरासतों और स्मारकों का संरक्षण करेगा। जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्थान है, विरासत है, स्मारक है, उनको संरक्षण प्रदान करेगा राज्य। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा, इन दोनों को एक दूसरे से पृथक रखेगा, यह काम राज्य का है। यह नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 50 था। अब हम आते हैं अनुच्छेद 51। अनुच्छेद जो 51 है ना, यह अनुच्छेद भारत की विदेश नीति का आधार है। इस अनुच्छेद 51 में 4 बिंदु दिए गए और चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको देखिए। भारत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। भारत जो है ना वो हमेशा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करेगा, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 51 में है। भारत राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा देगा।
जब भी दो राष्ट्रों की बात होगी तो वहां न्याय संगत और सम्मानजनक व्यवहार की बात करेगा भारत। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संधि और कानूनों के पालन को बढ़ावा देगी। जो भी कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था है उसके द्वारा कोई अंतरराष्ट्रीय संधि बनाई गई है, कोई अंतरराष्ट्रीय कानून बनाया गया है, तो उसके पालन करने को भारत बढ़ावा देगा। सॉरी, अंतरराष्ट्रीय जो विवाद होते हैं उनका समाधान मध्यस्थता से हो, इस बात को बढ़ावा देंगे कि जब भी कोई दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय विवाद हुए तो उनमें किसी तीसरे देश के द्वारा मध्यस्थता की जाएगी, इस बात को भारत हमेशा बढ़ावा देगा। ये इस अनुच्छेद 51 में कहा गया है। ठीक है। ये भारत की जो विदेश नीति है ना, उसका आधार अनुच्छेद 51 है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब आता है भारत का संविधान का भाग 4A, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 51A उल्लेख किसका है? मूल कर्तव्यों का है। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। सबसे पहली बात, भारत का जो मूल संविधान था उनमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है, जिसके द्वारा मूल कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े जाते हैं। कितने मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो कुल 10 संविधान संशोधन जोड़े जाते हैं। कौन सी समिति के द्वारा सिफारिश की गई तब जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये मूल कर्तव्य जोड़े जाते हैं। कौन से अनुच्छेद में? 51A में है। और कौन से भाग में? भाग 4A में है। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 हैं। मूल संविधान में कितने थे? 0 थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए। फिर 11वां कब जुड़ा? 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये बातें आपको याद रखनी है। ये एक बेसिक नॉलेज थी मूल कर्तव्यों की। अब हम बात करते हैं पहला मूल कर्तव्य क्या है। भारत के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य, जो भारत के नागरिक हैं उनका यह कर्तव्य है कि वे संविधान का पालन करें। जो हमारा संविधान है उसका पालन करें। संविधान के आदर्शों, संवैधानिक संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। क्या क्या है सभी नागरिकों का कर्तव्य? संविधान का तो पालन करना है, संविधान के आदर्शों, संवैधानिक संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। यहां एक चीज का उल्लेख नहीं है, वो है राष्ट्रीय गीत। इसमें राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद दूसरा मूल कर्तव्य क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका सम्मान करें। जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसको जो प्रेरित करने वाले आदर्श थे उनको अपने हृदय में संजोए रखो और उनका सम्मान करो। ये दूसरा मूल कर्तव्य कहता है। तीसरा मूल कर्तव्य क्या है? देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें। जो हमारा देश है उसकी एकता, संप्रभुता और अखंडता जो है उसकी हमें रक्षा करनी है। ये तीसरा मूल कर्तव्य है। और चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अब देखो, याद करने की ट्रिक क्या है? दो में सम्मान है, पहला और दूसरा सम्मान संबंधित है। पहला क्या है? संविधान का पालन करेंगे, संविधान के आदर्शों, संवैधानिक संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करेंगे। दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखेंगे और उनका सम्मान करेंगे। अगले दो याद करने की ट्रिक है, रक्षा, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें। दूसरा, देश की ही रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 4 मूल कर्तव्य अपने क्लियर हो चुके हैं। अगला 5वां मूल कर्तव्य, देश की समरसता, भाईचारा बनाए रखें। देश जो है ना हमारा, उसमें समरसता और भाईचारा बनाए रखें और ऐसी प्रथाओं का हमें त्याग करना है जो महिलाओं की गरिमा के विपरीत है। वे प्रथाएं जो महिलाओं की गरिमा के खिलाफ हैं उनका हमें त्याग करना है और हमें भाईचारा बढ़ाना है। ये देश के सभी लोगों का कर्तव्य है। देश की सांस्कृतिक संस्कृति को समझे और उसे बनाए रखें। ठीक है, दोनों जो है ये मिलते जुलते हैं, समरसता और भाईचारा और संस्कृति, ये इनको मिलता जुला रूप है। इन दोनों को याद रखा जा सकता है। दो दो के जोड़ों में याद रखो। 2 सम्मान के हो गए, 2 रक्षा के हो गए, 2 सामाजिक संस्कृति, भाईचारा और संस्कृति के हो गए। समरसता, भाईचारा बनाए रखें, प्रथाओं का त्याग कर दें जो महिलाओं की गरिमा के खिलाफ हो। मूल कर्तव्य 5। 6, देश की सांस्कृतिक संस्कृति को हम समझेंगे और उसे बनाए रखेंगे। 6ठा मूल कर्तव्य। 7वां, सभी नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेंगे, वन, वन्यजीव, नदियां तथा झीलों का संरक्षण करेंगे। याद रखने वाली बात, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, वन, वन्यजीव, नदियां और झीलों का संरक्षण करेंगे। पर्यावरण, वन और वन्यजीव तो हम नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ के आए, यहां एक्स्ट्रा जुड़ा है नदियां और झीलें, इनको भी आपको याद रखना है। अब आता है 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। 8वां मूल कर्तव्य क्या कहता है
कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अपने जो विचार है ना उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बनाइए, मानववाद को मानिए, ज्ञानार्जन यानी ज्ञान प्राप्त कीजिए और सुधार की भावना मतलब खुद में सुधार करने की कोशिश कीजिए। इसका हमें विकास करना है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाए। जो हमारी सार्वजनिक संपत्तियां हैं जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, पार्क है, ये जो भी संस्थाएं हैं, संपत्ति हैं, इनकी हमें रक्षा करनी है, उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना। ये हमारा 9वां मूल कर्तव्य है। हमारा 10वां जो मूल कर्तव्य है वो है सभी अपने व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास से उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। उत्कर्ष से मेरा मतलब कि अपने जो आज हम हैं इससे आगे की तरफ हमें बढ़ना है, सुधार करना है और ज्ञान प्राप्त करना है। इससे हम व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करके हमारे जीवन स्तर में सुधार करेंगे और उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। ये हमारा मूल कर्तव्य 10 है। 11वां जो मूल कर्तव्य है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। सभी माता पिता और अभिभावकों का यह कर्तव्य है, माता पिता और अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। ठीक है, सभी माता पिता अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करें। ठीक है, ये थे हमारे आज के अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 51A तक के आर्टिकल्स जिनका हमने रिवीजन किया। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि कुछ कमेंट या आपके डाउट रह गए हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उनका अगली क्लास से पहले वो डाउट क्लियर कर दूंगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।